नमस्कार, स्वागत है आपका CUET कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं आपका हिंदी का अध्यापक, आपका साथी, आपका भाई गणेश स्वागत करता हूं आपका आज के इस लाइव सेशन में। ठीक है, और जो आज का विषय है वो महत्वपूर्ण है और जो विषय है वो है नामकरण एवं काल विभाजन को लेकर के। नामकरण क्या होता है? हिंदी में विभिन्न कालों का विभिन्न नाम रखा गया, तो वो जो नाम है वो नाम क्या होगा, किस विद्वान ने क्या नाम माना, किस विद्वान ने काल विभाजन किस आधार पे किया, और जो इतिहास लेखन की विभिन्न पद्धतियां हैं, 4 प्रकार के मुख्य इतिहास लेखन की पद्धतियां हैं और इन पद्धतियों पर हम इस कक्षा में चर्चा करेंगे। निश्चित तौर पे आपको इसका लाभ मिलेगा। चर्चा में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं और आप मेरे साथ इस अपनी विभिन्न विश्वविद्यालय यात्राओं को सार्थक बनाना चाहते हैं तो आप मेरे साथ मेरी कक्षा में जुड़ सकते हैं। अभी जो हमारा कोर्स है वो उसका जो प्राइस है वो है 4,999, लेकिन अभी भी इसमें ऑफर चल रहा है और अभी भी आप हमारे साथ 299 में जुड़ सकते हैं, लेकिन इसमें भी अभी ऑफर चल रहा है और ये ऑफर जो है वो 10% ऑफ चल रहा है। अगर आपने CUET PG 10 नाम से कोड है, उस कोड का इस्तेमाल किया तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा और 2699 के समथिंग आपको ये कोर्स मिल जाएगा। अब इस कोर्स में क्या होगा, अब ये जो कोर्स है इस कोर्स में आपके साथ आपको क्या मिलेगा, बेनिफिट क्या मिलेंगे, तो इसमें जो है आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी और ये जो लाइव क्लास है लाइव के बाद भी आपके प्लेलिस्ट में रहेगी और प्लेलिस्ट में हमेशा अवेलेबल रहेगी जब तक आपका कोर्स एंड नहीं हो जाता है। इसके अलावा आपको क्लास में क्लास नोट्स मिलेंगे। ठीक है, डाउट सेशन होगा जिसमें आप मेरे साथ फेस टू फेस बातचीत कर सकते हैं और ये जो डाउट सेशन होगा वो मेरे द्वारा ही लिया जाएगा। इसके अलावा जो टेस्ट सीरीज है वो मेरे द्वारा बनाई गई NTA के जो आपकी PG की परीक्षा है उसके आधार पर, उसी को आधार बनाकर बनाई गई टेस्ट सीरीज होगी। इसके अलावा मेरा प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा। हम बातचीत करेंगे किसी भी मुद्दे पे जो आपको समस्या होगी। अच्छा, इस पूरे कोर्स से जुड़ने के लिए आपको CUET कॉन्सेप्ट का जो प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, तो आप प्ले स्टोर से CUET कॉन्सेप्ट का ऐप जरूर डाउनलोड करें और अधिक जानकारी के लिए आप 9651222407 पे कॉल कर सकते हैं। और हिंदी चूँकि मैं पढ़ाऊँगा, इसके अलावा अन्य जितनी भी कक्षाएँ हैं आप इनमें विभिन्न अध्यापकों द्वारा वेल एजुकेटेड और विभिन्न परीक्षाओं को क्रैक किए हुए अध्यापकों द्वारा आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब जो है हम आगे बढ़ते हैं और अपनी कक्षा की यात्रा को शुरू करते हैं। तो जो आज की कक्षा है वो मूल रूप से इतिहास लेखन और काल विभाजन पर आधारित है। अब चूंकि इतिहास लेखन जो है, इतिहास लेखन की पद्धतियां क्या है, इतिहास लेखन क्या है, इन सारे बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। चूंकि इतिहास लेखन की प्रमुख 4 पद्धतियां जो आपको दिख रही हैं स्क्रीन पे या आपके बोर्ड पे दिख रही हैं, वो 4 पद्धतियां कुछ इस प्रकार हैं। पहली पद्धति है वर्णानुक्रम पद्धति, दूसरी है कालानुक्रम पद्धति और तीसरी वैज्ञानिक, और चौथी जो पद्धति है वो है आपकी विधेयवादी पद्धति। तो ये चारों पद्धतियां क्या हैं, इन्हीं पद्धतियों के आधार पर विभिन्न विद्वानों ने अपना इतिहास लेखन किया और इसी के आधार पर हम जो समस्त इतिहास ग्रंथ हैं उसका अध्ययन और अनुशीलन करते हैं। खैर, अभी हम बात करते हैं वर्णानुक्रम पद्धति पर। तो जो वर्णानुक्रम पद्धति है, यानी नाम से स्पष्ट है कि इसमें वर्णों के क्रम को ध्यान दिया गया कि इस पद्धति में मूलतः वर्ण के क्रम में कवियों को सजाया गया है। अब इस बात को हम उदाहरण सहित समझते हैं। क्या है उदाहरण, आपके सामने मैं दिखाता हूं। देखिए, जैसे अब इस वर्णानुक्रम पद्धति को अगर हम समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं कि पहले हम यहां लिख लेते हैं वर्णानुक्रम पद्धति। वर्णानुक्रम पद्धति यहां लिखते हैं हम। पहली पद्धति जो है वो है वर्णानुक्रम पद्धति। ठीक है, तो जो वर्णानुक्रम पद्धति है इसमें क्या होता है कि इसमें जो
कवि हैं, लेखक हैं, उनको वर्णों के क्रम में सजाया जाता है। इसमें कवि के काल को ध्यान में नहीं रखा जाता है। अब उदाहरण के लिए जैसे 4 हम विभिन्न कालों के लेखकों को और कवियों को ले लेते हैं। तो हम पहला ले लेते हैं कबीर। दूसरे व्यक्ति ले लेते हैं हम अमरकांत। तीसरे व्यक्ति के रूप में हम ले लेते हैं चंद बरदाई। और चौथे व्यक्ति के रूप में हम ले लेते हैं, किसी को भी ले सकते हैं, तो मतीराम को ले लेते हैं। ठीक है, मतीराम को ले लेते हैं। ठीक है, अब अगर इन विद्वानों को हमें वर्णानुक्रम पद्धति से इनका इतिहास लेखन करना है, या इनको हमें वर्णानुक्रम पद्धति में इनके विषय में हमें कि इतिहास लेखन में इन्हें रखना है, तो सबसे पहले कौन आ जाएंगे? तो सबसे पहले आ जाएंगे, चूंकि अ वर्णमाला में सबसे पहले आता है तो इसलिए अमरकांत पहले आ जाएंगे। दूसरे नंबर पे आ जाएंगे आपके, अब अ के बाद क्या आता है? तो अ के बाद आता है क, यानी कि कबीर हो जाएंगे। इसके बाद कौन हो जाएगा? उसके बाद क के बाद क्या आता है? च आता है, तो चंद बरदाई हो जाएंगे। और जो सबसे अंतिम में होंगे वो होंगे मतीराम। जबकि अगर हम इनको काल के हिसाब से देखें तो अमरकांत जो है आधुनिक काल के कवि हैं, कबीर जो है भक्ति काल के हैं, चंद्रवरदाई आदि काल के हैं, और मतीराम जो है वो रीति काल के हैं। तो चारों कालों के विभिन्न कवियों को अगर वर्णानुक्रम पद्धति में हमें लगाना है तो वर्णों के क्रम में हमें इन्हें लगाना होगा। अब चलते हैं फिर से अपनी दूसरी पद्धति में। तो वर्णानुक्रम पद्धति का मूल मतलब है कि वर्णों के क्रम में हमें कवियों को अरेंज करना। ठीक है, अब इसमें 2 प्रमुख इतिहासकार हुए, गारशद तासी, इस्तेवार ददा लिटरेचर हिंदुस्तानी, इनका प्रमुख इतिहास ग्रंथ है, जिनमें इन्होंने वर्णों के क्रम में कुल 738 कवियों का वर्णन किया, जिसमें हिंदी के 72 कवियों का इन्होंने वर्णन किया। इसके अलावा शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज है, इसमें कुल 1003 कवियों का वर्णन किया गया शिव सिंह सरोज में। तो इन दोनों इतिहास ग्रंथों में गारशद तासी का जो इतिहास ग्रंथ है वो है द इस्तेवार दला लिटरेचर हिंदुस्तानी, सन 1839 का प्रकाशित ये ग्रंथ है। शिव सिंह सेंगर 1883 में प्रकाशित, शिव सिंह सेंगर का शिव सिंह सरोज जो है वो 1883 में प्रकाशित है। तो वर्णानुक्रम पद्धति ये हो गया। अब कालानुक्रमी पद्धति या कालानुक्रम पद्धति क्या होता है? तो कालानुक्रम पद्धति जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि कालों को क्रम में रख करके इसका विभाजन किया गया। केवल कालों को क्रम में रख देने से इतिहास का ठीक विभाजन नहीं हो जाता है, लेकिन फिर भी इसमें काल विभाजन का सबसे पहला प्रयास जो हुआ था इन्हीं ग्रंथों में हुआ। तो इसके जो प्रमुख लेखक हैं वो है जॉर्ज ग्रियर्सन और मिश्र बंधु ने इस पद्धति का प्रयोग किया। ठीक है, हालांकि कुछ विद्वानों ने माना है, जैसे नलिन विलोचन शर्मा ने माना है कि विधेयवाद पद्धति के प्रथम प्रयोक्ता जो हैं वो आचार्य शुक्ल नहीं है, वो कौन है? तो ग्रियर्सन है। लेकिन आमतौर पर विद्वानों की सहमति इस बात पे बनी कि कालानुक्रमी पद्धति के अंतर्गत जो है ग्रियर्सन को रखा जाएगा। ठीक है, इसके अलावा मिश्र बंधुओं ने भी अपने इतिहास ग्रंथ को लिखा। इनके इतिहास ग्रंथ का नाम था मिश्र बंधु विनोद। ठीक है, 3 भाई थे मिश्र बंधुओं ने, ये पूर्व की कक्षा में इसकी चर्चा की गई है। इसके अलावा जॉर्ज ग्रियर्सन का जो इतिहास ग्रंथ है वो है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। इसमें कुल 11 भागों में, मतलब कुल 11 भागों में उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ का काल विभाजन किया है। ठीक है, अब तीसरी पद्धति जो है वो वैज्ञानिक पद्धति है। अब वैज्ञानिक पद्धति क्या होती है, इसमें इसको जान लेते हैं। इसमें ग्रंथकार जो होता है वो तटस्थ और निरपेक्ष और तटस्थ रहकर तथ्य का संकलन कर उसे क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करता है। अब चूंकि इतिहास जो है उसमें अगर ग्रंथकार निरपेक्ष है और तटस्थ रहकर तथ्य संकलन करता है तो ये केवल मोटी मोटी स्थूल बातें हो गई। ठीक है, लेकिन इतिहास केवल तथ्यों का संकलन नहीं मांगता है या ग्रंथकार का निरपेक्ष रहना नहीं मांगता है, वो मांगता है विश्लेषण। तो ये जो पद्धति है इसमें आमतौर पे विश्लेषण किया ही नहीं गया, इसलिए ये पद्धति जो है वो फेल हो गई, अर्थात वो पद्धति बहुत आगे तक नहीं जा पाई। इसलिए ये जो वैज्ञानिक पद्धति है
इसमें ये बहुत आगे तक नहीं जा पाई और बहुत कम विद्वान ऐसे मिलते हैं जो इस पद्धति का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। अब आगे बढ़ते हैं, जो चौथी सबसे प्रमुख पद्धति है जिसका बहुत सारे विद्वानों ने प्रयोग किया, उसको कहते हैं विधेयवाद। ठीक है, अब विधेयवाद पद्धति जो है या विधेयवादी पद्धति जो है वो क्या है, इसको देखते हैं। तो विधेयवादी पद्धति जो है इसके जो जनक हैं या इसके जो प्रथम प्रयोक्ता कह सकते हैं वो हैं फ्रेंच के विद्वान टेन। ठीक है, टेन ने इसे सुव्यवस्थित सिद्धांत के रूप में स्थापित किया। टेन ने इस पद्धति को 3 शब्दों के माध्यम से स्पष्ट किया। ठीक है, अब वो 3 शब्द क्या थे, तो यहां मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं कि वो 3 शब्द क्या थे और इन्हीं 3 शब्दों के आधार पर विधेयवादी पद्धति को हम जानते हैं और मानते हैं। ठीक है, तो वो 3 शब्द कौन से हैं, तो पहला शब्द है, यहां लिख देता हूं मैं कि जाति। ठीक है, उसके बाद क्षण, जाति, क्षण और वातावरण। जाति, क्षण और वातावरण, जाति, क्षण और वातावरण से ये विधेयवाद पूरा बना है। तो जाति क्या है, क्षण क्या है और वातावरण क्या है। अब हम जाति को समझते हैं और क्षण को समझते हैं और किसको समझेंगे, वातावरण को समझेंगे। तो जो जाति शब्द है उस जाति से सीधा लेना किस चीज से है, वहां की इतिहास के सम्मान के लिए उससे संबंधित जातीय परंपराओं, मतलब जाति का मतलब है कि जातीय परंपराओं, क्षण मतलब उस समय यानी कि सामयिक जो परिवेश था यानी कि करेंट सिनेरियो, क्षण का मतलब वो होता है। ठीक है, वातावरण का मतलब होता है उस समय का सामाजिक और सांस्कृतिक वातावरण। तो इन 3 चीजों से मिल करके जो है ये पद्धति बनी है। ठीक है, क्योंकि इस पद्धति द्वारा, ठीक है, साहित्य के विकास की प्रक्रिया को बहुत कुछ स्पष्ट किया जा सका कि साहित्य का विकास किस आधार पे हुआ है। इस पद्धति द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया, इसलिए यह पद्धति सर्वाधिक प्रामाणिक मानी जाती है। ठीक है, और विधेयवाद के जो 3 मूल शब्द हैं वो कौन कौन से हैं, वो है जाति, क्षण और वातावरण। जाति मतलब जातीय परंपरा, क्षण मतलब उस समय का सामायिक वो परिवेश क्या था, और वातावरण का मतलब होता है सामाजिक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय जो परंपराएं हैं उससे लेना देना है। ठीक है, अब चूंकि हिंदी के जो सर्वप्रथम जो जिन्होंने व्यवस्थित इतिहास ग्रंथ को प्रस्तुत किया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, इनका नाम जरूर आप याद रखें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस पद्धति का प्रयोग किया और बाद में उन्हीं के पदचिन्हों पर चलने वाले रामस्वरूप चतुर्वेदी, बच्चन सिंह इत्यादि ने इस पद्धति का प्रयोग किया। अब क्योंकि हम देखते हैं, ठीक है, अब क्या कहा, अब आगे इसी पद्धति के आधार पर आचार्य शुक्ल ने इस सारे अपने इतिहास ग्रंथ को, हिंदी साहित्य के इतिहास को इसी रूप में प्रस्तुत किया। तो उन्होंने साहित्य की परिभाषा क्या दी, साहित्य की परिभाषा उन्होंने दी कि प्रत्येक देश का साहित्य, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है, बिंब होता है। ठीक है, तब यह निश्चित है, ठीक है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ वहाँ के साहित्य में भी परिवर्तन होगा और आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्ति की परंपरा को परखते हुए साहित्य की परंपरा के साथ उसका सामंजस्य बिठाना साहित्य का इतिहास कहलाता है। चित्तवृत्ति मतलब होता है टेंडेंसीज, जो आपके हृदय की, मन की टेंडेंसीज हैं, उसमें परिवर्तन जो होगा उसी को चित्तवृत्ति कहते हैं। कि जैसे जैसे जनता के चित्तवृत्ति में परिवर्तन होगा वहाँ उस देश के साहित्य में उसी प्रकार का परिवर्तन देखने को मिलेगा। बाद में उन्होंने भक्तिकाल की व्याख्या भी इसी आधार पर की। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद रामस्वरूप चतुर्वेदी जो है, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने भी अपनी परिभाषा इसी प्रकार से दी है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा है कि कवि का काम यदि दुनिया में ईश्वर के कामों को न्यायोचित ठहराना है तो साहित्य के इतिहासकार का काम है कवि के कामों को साहित्य इतिहास की विकास प्रक्रिया में न्यायोचित दिखा सकना। ठीक है, अब देखिए इन्होंने क्या कहा कि यदि कवि का जो काम है,
कवि जो काम करते हैं, कवियों का जो काम है, कवि का काम क्या है, ईश्वर के कामों को न्यायोचित ठहराना। तो साहित्य इतिहासकार या आलोचक का काम क्या है, वो इतिहासकार या साहित्य आलोचक का काम है कि साहित्य इतिहास के विकास की प्रक्रिया को समझाना। ठीक है, तो विधेयवाद के जो दो प्रमुख विद्वान हैं, या फिर एक नाम और उसमें जोड़ लें, बच्चन सिंह को भी जोड़ लीजिए, तो रामचंद्र शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी सरीखे विद्वान जो हैं वो विधेयवादी पद्धति को अपने साहित्य इतिहास लेखन में स्थान देते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले हम पहले इस बात को ध्यान में रखते हैं कि साहित्य इतिहास लेखन की जो 4 पद्धतियां हैं, जिसमें पहला है वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, उसके बाद वैज्ञानिक पद्धति और विधेयवाद पद्धति। इसके अलावा भी साहित्य के इतिहास में साहित्य इतिहास दर्शन है। तो साहित्य इतिहास दर्शन जो है, साहित्य इतिहास दर्शन उसकी परंपराओं का, साहित्य की परंपराओं का अध्ययन जो है वो साहित्य इतिहास दर्शन में किया जाता है। तो साहित्य इतिहास दर्शन जो है, इसमें 2 प्रमुख ग्रंथ, या अगर एक प्रमुख ग्रंथ माने हम, तो वो नलिन विलोचन शर्मा का जो है वो इतिहास ग्रंथ है, साहित्य का इतिहास दर्शन, 1960 में प्रकाशित ग्रंथ है। तो साहित्य इतिहास दर्शन में अगर हम ग्रंथ एक देखें तो साहित्य इतिहास दर्शन। तो साहित्य इतिहास दर्शन जो है वो किनकी पुस्तक है, तो साहित्य इतिहास दर्शन जो है नलिन विलोचन शर्मा की पुस्तक है। और नलिन विलोचन शर्मा वही व्यक्ति हैं जिन्होंने जॉर्ज ग्रियर्सन को विधेयवाद का जनक माना है। तो नलिन विलोचन शर्मा और ये जो इतिहास ग्रंथ है ये 1960 में प्रकाशित है, और साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा में ये बड़ा ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। अच्छा, अब आगे बढ़ने से पहले हम एक और चीज पे ध्यान देते हैं कि साहित्य इतिहास लेखन की जो परंपरा है, ठीक है, उसमें अगर हम केंद्र में रखें, पहली बात तो साहित्य इतिहास लेखन की जो परंपरा है उसका अगर हम काल विभाजन करना चाहें, मतलब साहित्य इतिहास लेखन का जो काल के हिसाब से, कालक्रम के हिसाब से अगर उसका काल विभाजन करना चाहें, तो चूंकि आचार्य शुक्ल साहित्य इतिहास लेखकों में बहुत प्रसिद्ध और सर्वमान्य माने जाते हैं, इन्हीं के इतिहास ग्रंथ को सर्वाधिक मान्यता मिली है, हालांकि उसके बाद भी लोग आए, तो उन्हीं को केंद्र में रख के हम काल विभाजन करते हैं। तो अगर आचार्य शुक्ल को हम केंद्र में रख करके इतिहास का काल विभाजन करें, तो अगर हम आचार्य शुक्ल को केंद्र में रख के साहित्य इतिहास का काल विभाजन करें, साहित्य इतिहास का काल विभाजन करें, साहित्य इतिहास का काल विभाजन, अभी ये काल विभाजन नहीं है, अभी ये साहित्य इतिहास का काल विभाजन है। काल विभाजन तो अलग है कि आचार्य शुक्ल ने विभिन्न कालों का काल विभाजन किस रूप में किया, ये साहित्य इतिहास का काल विभाजन हम देख रहे हैं। साहित्य इतिहास का काल विभाजन समझना बहुत जरूरी है कि कालों के हिसाब से साहित्य इतिहास जो है किस रूप में बांटा गया। अच्छा, अब इसमें हम आचार्य शुक्ल को केंद्र में रखेंगे, ठीक है, अब आचार्य शुक्ल को केंद्र में रखेंगे, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं शुक्ल युग, ठीक है। अच्छा, अब शुक्ल से पहले यानी शुक्ल पूर्व युग, ये आचार्य शुक्ल हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये आचार्य शुक्ल हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल को केंद्र में रख करके हम इस काल का विभाजन करते हैं। तो शुक्ल युग हो गया, ठीक है। अब इधर हो गया शुक्ल पूर्व युग, ठीक है। इसके बाद शुक्लोत्तर युग, मतलब शुक्ल के बाद का युग, शुक्लोत्तर युग, ठीक है। अच्छा, अब इस बात को हम समझते हैं कि ये जो काल विभाजन है ये साहित्य इतिहास का काल विभाजन है, ठीक है। अच्छा, शुक्ल पूर्व युग में क्या हो जाए, कौन कौन से ग्रंथ आ जाएंगे, या शुक्ल पूर्व युग में क्या क्या आएगा। अच्छा, शुक्ल पूर्व युग क्योंकि आमतौर पे शुक्ल जी का हम जो समय मानते हैं वो वही समय है 1918 से लेकर के
1918 से लेकर 1936 तक। तो अब क्या हो जाएगा 1918 से लेकर 1936 तक। तो अब देखिए 1918 से पहले का जो युग हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका शुक्ल पूर्व युग। तो हम ये मान लेते हैं आमतौर पे 1850 के से लेकर के 1918 तक का जो समय है, 1918 या 1918 ईस्वी तक का जो समय है, ये क्या है, ये शुक्ल पूर्व युग का समय है। इसको थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं। शुक्ल पूर्व युग का समय क्या है, 1800 शुक्ल पूर्व युग का समय है 1850 से लेकर के 1918 तक। अच्छा, अब शुक्लोत्तर युग, तो शुक्लोत्तर युग एकदम आसान है, 1936 के बाद से मान लेते हैं, 1936 के बाद से अब तक मान लीजिए, ठीक है। उसके बाद काल विभाजन या उसके बाद का पूरा युग मान लेते हैं। ये जो है ये 1940 तक भी हो सकता है, क्योंकि शुक्ल जी का पूरा लेखन ही इसी के बीच है, इसलिए हम इस युग को शुक्ल युग मान लेते हैं। तो साहित्य इतिहास का काल विभाजन इस प्रकार से होगा। अच्छा, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं शुक्ल पूर्व युग। तो शुक्ल पूर्व युग में, शुक्ल पूर्व युग, ठीक है, शुक्ल पूर्व युग जो है उसमें कौन कौन सा ग्रंथ आता है, या कौन कौन से ग्रंथकार आते हैं, या कौन कौन से इतिहासकार आते हैं, ठीक है। अच्छा, इतिहास लेखन में भी दो टाइप के इतिहास लेखन हुए, ठीक है। इतिहास लेखन में भी दो टाइप के इतिहास लेखन हुए, ठीक है। इस बात को हम यही, इतिहास लेखन में भी दो टाइप के इतिहास लेखन हुए, ठीक है। तो इस इतिहास लेखन को भी शुक्ल पूर्व युग में पढ़ लिया जाए। जैसे कोई भक्ति काल में अगर अनौपचारिक या फिर ऐसा इतिहास ग्रंथ, ऐसा ग्रंथ लिखा गया जिसमें कवि वृत्त संग्रह यानी कवियों का संग्रह दिया गया है, तो उसको क्या हम इतिहास ग्रंथ मानेंगे? तो इतिहास ग्रंथ नहीं मानेंगे, क्योंकि साहित्य की परंपरा का उसमें अनुशीलन हुआ है, इसलिए भी हम उसको इतिहास ग्रंथ मान लेते हैं। लेकिन उसको अनौपचारिक इतिहास ग्रंथ मानेंगे। तो पहले हम दो चीज समझते हैं कि अनौपचारिक इतिहास ग्रंथ क्या है और औपचारिक इतिहास ग्रंथ क्या है। तो यहां हम देख लेते हैं। पहला, ये सारे के सारे शुक्ल पूर्व युग में ही आएंगे। तो पहला अनौपचारिक इतिहास लेखन क्या है, अनौपचारिक क्या है, और दूसरा औपचारिक, अनौपचारिक और औपचारिक, ठीक है। अनौपचारिक वे ग्रंथ हैं जिनमें साहित्य इतिहास का जो है वो बहुत कुछ नहीं माना जाता है, यानी उसमें साहित्य की जो पद्धतियां हैं, विभिन्न पद्धतियां, उनका पालन नहीं किया गया, कवियों का कविवृत्त संग्रह। तो अनौपचारिक जो इतिहास लेखन हुआ उसमें सबसे पहला जो नाम अगर हमें लिखना हो तो वो लिख सकते हैं भक्तमाल का, ठीक है, भक्तमाल। अब चूंकि ये जो भक्तमाल है ये भक्तिकालीन रचना है, ठीक है। नाभादास इसके जो लेखक हैं, मतलब इसके जो कवि हैं, कविताओं का ये मूलतः संग्रह, लेकिन विभिन्न कवियों के विषय में दिया गया है। जैसे इसमें सूरदास के विषय में दिया है, कबीर के विषय में दिया गया है, ठीक है, रामानंद के विषय में दिया गया है, अनंग देव के विषय में दिया गया है, शंकराचार्य के विषय में दिया गया है, कविताएं दी गई हैं, ठीक है। क्या दिया गया है? कविताएं दी गई हैं। क्योंकि ये भक्तमाल जो है, इस भक्तमाल के जो रचयिता हैं वो हैं नाभादास, ठीक है। वो कौन है? नाभादास इस भक्तमाल के रचयिता हैं, ठीक है। अच्छा, इस भक्तमाल में ठीक है 316 छप्पे छंदों में 316 छप्पे छंदों में कवियों के विषय में बताया गया है, ठीक है। और लगभग 200 कवि हैं, लगभग 200 कवियों के विषय में इसमें लिखा गया। इसी में जो कबीर के 12 शिष्य, हाँ, अनंतानंद, कबीर, सुखा, सुरसुरा, पद्मावती, नरहरि, ठीक है, ये सारी जो चीज़ें हैं, या तुलसी के विषय में, मीरा के विषय में, कबीर के विषय में, सबके विषय में यहाँ दिया गया है, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो प्रमुख इतिहास इसमें जो अनौपचारिक इतिहास ग्रंथों में आता है वो है आपका कविता माला, ठीक है, या कवि माला। अब ये कविमाला क्या है, ठीक है, कविमाला क्या है? तो कविमाला के जो लेखक हैं वो हैं तुलसीराम नाम के एक व्यक्ति हुए, ठीक है, तुलसीराम नाम के एक व्यक्ति हुए। मिट जाओ भाई। तुलसीराम नाम के एक व्यक्ति हुए,
तुलसीराम नाम के एक व्यक्ति हुए और ये तुलसीराम ने क्या किया कि संवत 1700 के आसपास इन्होंने करीब करीब 75 कवियों की कविताओं का संग्रह 75 कवियों के विषय में लिखा। तो 75 कवियों के विषय में इन्होंने लिखा। अब चूंकि इन सारे ग्रंथों में केवल कविताएं ही कविताएं थी, इसमें काल विभाजन, नामकरण या जो इतिहास लेखन की पद्धतियां हैं उनका अनुशीलन नहीं किया। अब चूंकि इसमें एक और ग्रंथ आ जाता है कालिदास हजारा, तीसरा लिख लीजिए कालिदास हजारा। कालिदास हजारा, ठीक है, ये इसमें थे कवि, कालिदास ही नाम था इनका, ठीक है। कालिदास की रचना है, लगभग 1000, हजारा से यही स्पष्ट होता है कि लगभग 1000 कवियों के विषय में इसमें लिखा गया, ठीक है। तो अनौपचारिक इतिहास लेखन पहले समझ लेते हैं। शुक्ल पूर्व युग का जो अनौपचारिक इतिहास लेखन है उनमें मूलतः 3 ग्रंथों को आपको याद रखना है, और वो 3 ग्रंथ जो हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। वो है भक्तमाल, ठीक है, कवितामाला, कालिदास, ये कालिदास हजारा। अच्छा, कुछ विद्वानों ने इसमें आदि ग्रंथ को रखा है, तो हम उसको भी रख लेते हैं, क्या दिक्कत है। चौथा परीक्षा में क्या पता पूछ ही ले, महत्वपूर्ण तो है ही। तो आदि ग्रंथ को रख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि आदि ग्रंथ में भी कवियों के विषय में लिखा ही गया है, तो आदि ग्रंथ भी इसका चौथा हिस्सा, क्योंकि आदि ग्रंथ जो है वो भी आ जाता है। तो कुल 4 इतिहास ग्रंथ हमको शुक्ल पूर्व युग में मिलते हैं जो विभिन्न कालों के हैं, ठीक है। पहला भक्तमाल है, ये भक्तमाल जो भक्तिकालीन कवि हैं नाभादास, राम भक्ति शाखा के कवि हैं, ये आते हैं, ठीक है। उसके बाद कवितामाला, कालिदास हजारा, ठीक है। आदि ग्रंथ भी उसी समय का है, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो इतिहास ग्रंथ हैं वो क्या हैं, वो अनौपचारिक इतिहास लेखन में आते हैं। और कब आते हैं, शुक्ल पूर्व युग में आते हैं, ठीक है, शुक्ल पूर्व युग में आते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं औपचारिक जो इतिहास लेखन है, औपचारिक इतिहास लेखन में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं, किसमें आएंगे, शुक्ल पूर्व युग में ही आएंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं शुक्ल पूर्व युग में आते हैं, शुक्ल पूर्व युग में, शुक्ल पूर्व युग में। अच्छा, आप एक बात पूछेंगे कि सर आपने तो शुक्ल पूर्व युग का विभाजन कर दिया है 1850 से लेकर 1918 तक, लेकिन उससे पहले के भी कुछ ग्रंथ थे, जैसे कालिदास हजारा, नाभादास का भक्तमाल, या फिर और भी आदि ग्रंथ साहब, जो भी सारी चीजें थी वो सारे के सारे शुक्ल पूर्व युग में आएंगे। काल विभाजन, जो पूर्व के काल विभाजन या बाद के काल विभाजन या बीच के काल विभाजन, इस आधार पे नहीं किए जाते हैं कि ठीक आज के बाद अगली चीज खत्म हो गई, ठीक है। तो उसका वो प्रवृत्तियां तो पहले से ही बनी रहती हैं, ठीक है। अब देखते हैं शुक्ल पूर्व युग, ठीक है। शुक्ल पूर्व युग का जो काल विभाजन है, अच्छा, ये जिस बात पे हम यहाँ बातचीत कर रहे थे वो ये है कि ये जो इतिहास लेखन है वो इसी आधार पे किया गया है, ठीक है। तो शुक्ल पूर्व युग में 1850 से 1918 तक या फिर उससे पहले का है, ठीक है। इसके बाद ये जो शुक्ल युग जो है वो शुक्ल युग जो है 1918 से 1936 या कहीं कहीं 1940 भी मिलता है, तो एकदम घबराना नहीं है, क्योंकि 1941 में आचार्य शुक्ल की मृत्यु हो गई थी, तो इसको 1940 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको उसके बाद बढ़ा लीजिए 1940 से लेके अब तक या 41 से लेके अब तक, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम केवल अपनी सुविधा के अनुसार इस चीज को बांट लेते हैं, ठीक है। अब हम इस चीज को देखते हैं, तो क्या है शुक्ल पूर्व युग, शुक्ल पूर्व युग, कंफ्यूज नहीं होना है बच्चों, हाँ, शुक्ल पूर्व युग, ठीक है। अच्छा, शुक्ल पूर्व युग में पहला हमने बांट ही लिया था, पहला क्या बांट लिया था अनौपचारिक लेखन, हाँ, अनौपचारिक, यानी कि जिसमें अनौपचारिक लेखन जो होता है, अनौपचारिक इतिहास लेखन या अनौपचारिक जो इतिहास ग्रंथ हैं, अनौपचारिक जो इतिहास ग्रंथ हैं, इनके विषय में तो हमने पढ़ ही लिया था। कहाँ पढ़ा था, अब आप पूछेंगे, तो यहाँ पढ़ा था हमने, ये है, ठीक है। ये क्या है, ये अनौपचारिक है, भक्तमाल, कवितामाला, कालिदास हजारा और आदि ग्रंथ, ये क्या है अनौपचारिक। अब हम आते हैं किस पे, औपचारिक पे, ठीक है। अब किस पे आएंगे हम, औपचारिक पे, ठीक है, औपचारिक पे। अच्छा, औपचारिक अब देखते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक हो गया और ये इधर हो गया, उसके बाद ये आपका इधर हो गया औपचारिक, ठीक है, औपचारिक शुक्ल पूर्व युग, औपचारिक शुक्ल पूर्व युग, ठीक है, औपचारिक, ठीक है। अब बताइए अनौपचारिक में क्या आता था, भक्तमाल, अब शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, ठीक है। उसके बाद कविमाला, तीसरा हमने क्या पढ़ा था, कालिदास हजारा,
कालिदास हजारा। चौथा क्या पढ़ा था बच्चों? चौथा पढ़ा था आदि ग्रंथ, ठीक है, आदि ग्रंथ। चौथा क्या पढ़ा था? आदि ग्रंथ, ठीक है। अब देखते हैं हम इधर औपचारिक लेखन, ठीक है। अब ये जो औपचारिक लेखन है इसमें क्या हुआ, इसमें जितने भी इतिहासकार आए उन्होंने अपने किसी न किसी पद्धतियों का, वो जो 4 पद्धतियां हैं, वर्णानुक्रम पद्धति, कालानुक्रम पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति और विधेयवादी पद्धति, इन चारों पद्धतियों में से जिस भी इतिहासकार ने किसी एक पद्धति का इस्तेमाल किया वो किस में आता है? वो आएगा औपचारिक इतिहास लेखन में, ठीक है। तो औपचारिक इतिहास लेखन में, चूंकि हिंदी में जो औपचारिक इतिहास लेखन है उसका जो आरंभ है वो गारशद तासी के इतिहास ग्रंथ इस्तेवार द ला लिटरेचर हिंदुई हिंदुस्तानी से माना जाता है, ठीक है। इस्तेवार द ला लिटरेचर हिंदुई हिंदुस्तानी, ठीक है। तो इसके लिए हम एक नया पृष्ठ लेते हैं और यहाँ ऊपर लिखते हैं औपचारिक, ठीक है, और उसके बाद एक एक ग्रंथ को हम देखते चलेंगे। औपचारिक, औपचारिक, ठीक है, औपचारिक, ठीक है। औपचारिक जो इतिहास लेखन है यहाँ लिख लेते हैं, औपचारिक इतिहास लेखन, ठीक है, औपचारिक इतिहास लेखन, ठीक है। कंफ्यूज मत होइएगा, वहां से मैंने शॉर्ट में लिखा है लेकिन उसको मैं ठीक कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। औपचारिक इतिहास लेखन, ठीक है। यहां भी अनौपचारिक इतिहास लेखन, इतिहास लेखन, इतिहास लेखन, और यहां भी लिख देता हूं औपचारिक इतिहास लेखन, ठीक है। ये शॉर्ट में यहां लिख दिया है मैंने, बाकी आप आगे देख सकते हैं, ठीक है। अब जो हमारा मुख्य औपचारिक इतिहास लेखन जो है उसको देखते हैं कि औपचारिक इतिहास लेखन में कौन कौन से ग्रंथ आ रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। इसको हम और विस्तृत पढ़ेंगे अपनी कक्षाओं में, मुझसे जुड़ करके आप इस पूरी कक्षाओं के या पूरे इतिहास लेखन को, या इतिहास क्या है, साहित्य इतिहास क्या है, निश्चित तौर पे आपको समझ में आएगा और आप अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ेंगे। खैर, औपचारिक इतिहास लेखन में पहला ग्रंथ कौन सा है? तो वो है इस्तेवार द ला लिटरेचर हिंदुई हिंदुस्तानी, ठीक है। तो लिखते हैं इस्तेवार द ला, ठीक है, इस्तेवार द ला, इस्तेवार द ला लिटरेचर, तो लिटरेचर हिंदुई हिंदुस्तानी, ठीक है। इस्तेवार द ला लिटरेचर हिंदुई हिंदुस्तानी ये इतिहास ग्रंथ है। इसमें किस पद्धति का? मैंने कहा कि औपचारिक इतिहास लेखन में वही इतिहास ग्रंथ आएंगे जिनमें 4 पद्धतियां जो दी गई हैं उनमें से किसी एक पद्धति का उन्होंने इस्तेमाल किया हो। आमतौर पे ऐसा ही देखा जाता है। तो पहला ग्रंथ क्या है? इस्तेवार द ला लिटरेचर हिंदुई हिंदुस्तानी, ठीक है। इस्तेवार द ला, ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। भाषा इसकी क्या थी? फ्रेंच थी। तो हिंदी में नहीं लिखा गया था, किस में लिखा गया था? फ्रेंच में लिखा गया था, ठीक है। इसकी भाषा कौन थी? फ्रेंच भाषा में, ठीक है। यहाँ फ्रेंच भाषा थी इसकी, ठीक है। और उसके बाद इसके लेखक कौन थे? तो गारशद तासी। चूंकि ये जो ग्रंथ है, ठीक है, ये 2 भागों में विभाजित था। पहला भाग आमतौर पे देखते हैं तो 1839 में ये ग्रंथ पहली बार प्रकाशित हुआ, ठीक है। इसमें कुल 738 कवि जो हैं, 738 कवि जो हैं उनका वर्णन किया गया हिंदी और उर्दू के, ठीक है। उसमें 72 कवि जो थे, 72 कवि जो थे वो किसके थे? हिंदी के थे। 72 कवि हिंदी के थे, ठीक है। 72 कवि जो थे वो हिंदी के थे। 72 कवि किसके थे? हिंदी के थे, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ। तो ये जो इस्तेवार द ला लिटरेचर हिंदुई हिंदुस्तानी है, ठीक है, ये जो ग्रंथ है इसी ग्रंथ को अनौपचारिक इतिहास लेखन में पहला ग्रंथ स्वीकार किया गया हिंदी में, ठीक है। अब चूंकि ये जो हिंदुई है इसका मतलब है हिंदुई,
ठीक है, हिंदुस्तानी का मतलब हिंदी हिंदुस्तानी ही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, इसको जो है फ्रेंच की प्राच्य अनुवादक समिति से इसको प्रकाशित किया गया था। ठीक है, अच्छा, इस्तेवार दलाल लिटरेचर हिंदुस्तानी के विषय में ये सारी बातें आपके सामने थी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं अगली पुस्तक की तरफ। ठीक है, तो जो अगली पुस्तक है, ठीक है, अगली पुस्तक जो है उस पुस्तक के विषय में हम देखते हैं कि अगली पुस्तक जो है इतिहास लेखन की वो कौन सी थी। ठीक है, तो अगली जो पुस्तक है उसमें शुक्ल पूर्व युग में हम देख लेते हैं। तो शुक्ल पूर्व युग में जो दूसरी पुस्तक थी वो कौन सी थी, उसको हम ले लेते हैं शिव सिंह सरोज। तो यहाँ लिख लेते हैं शिव सिंह सरोज। ठीक है, शिव सिंह सरोज जो है ये किसकी, शिव सिंह सरोज जो है ये किसकी रचना है, तो शिव सिंह सेंगर की। शिव सिंह सेंगर की रचना है ये, मतलब शिव सिंह सेंगर। अब इसमें भी कौन सी इतिहास लेखन पद्धति का प्रयोग हुआ है, तो वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग हुआ है। तो ये भी औपचारिक लेखन में ही आएगा। ठीक है, 1883 में ये प्रकाशित ग्रंथ है। इसमें कुल हिंदी के 1003 कवियों का वर्णन किया गया है। तो 1003 कवि हैं इसमें आते हैं। ठीक है, 1003 कवियों का इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है ना, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये सब किस में आ रहा है, औपचारिक लेखन में। ठीक है, अच्छा, तीसरा जो महत्वपूर्ण है ग्रंथ है, तीसरा बेहद ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। ठीक है, इन सब की चर्चा हम अपनी कक्षाओं में करेंगे जब विस्तार से पढ़ेंगे। अभी तो हम इस पे मोटा मोटी चर्चा कर रहे हैं। एक एक ग्रंथ को उठाया जाएगा और उसकी जो मूल बातें हैं उसको लिखेंगे। कुछ भी परीक्षा से पहले आपको कोई डाउट नहीं रहेगा और कोई परेशानी नहीं होगी आपको। ठीक है, अच्छा, अब देखते हैं, अब जो औपचारिक इतिहास लेखन है उस औपचारिक इतिहास लेखन में जो तीसरा और सबसे प्रमुख ग्रंथ है जिसमें सबसे पहले काल विभाजन किया गया, सबसे पहले काल विभाजन का प्रयास किया गया, वो देखते हैं उस ग्रंथ को। वो कौन सा ग्रंथ है, तो वो है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान जो ग्रंथ है, उसी ग्रंथ को अनौपचारिक इतिहास लेखन में बहुत ही प्रमुख ग्रंथ माना जाता है। और इस ग्रंथ में क्योंकि सबसे पहले काल विभाजन किया गया, इसलिए भी ये ग्रंथ बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इस ग्रंथ में सबसे पहले जो भक्ति काल है उसको स्वर्ण युग कहा गया। ये सारी बातें जो हैं वो अलग हैं। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से ये छपा। ठीक है, 1889 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष है। ठीक है, सर अब्राहिम जॉर्ज ग्रियर्सन जो है इसके लेखक हैं। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने इसको लिखा शॉर्ट फॉर्म में, जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा। सबसे पहले काल विभाजन का प्रयास किया गया। तो काल विभाजन इसमें किया गया था, बिल्कुल किया गया, काल विभाजन किया गया। और कुल 11 भागों में इन्होंने काल विभाजन किया। तो कुल 11 भागों में काल विभाजन मोटा मोटी हुआ। ठीक है, तो काल विभाजन जो है वो मूल रूप से जो है वो आचार्य शुक्ल के पूर्व युग में सबसे पहले किसमें हुआ, तो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। लेखक कौन है, जॉर्ज ग्रियर्सन। प्रकाशन वर्ष 1889, कहें कि 1888 भी है तो 1889 लेकिन हम मान के चलते हैं 1889 में ये प्रकाशित हुआ था। उसके बाद काल विभाजन का प्रयास इसमें किया गया। 11 भागों में इसका काल विभाजन किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, अब देखते हैं अब जो चौथा प्रमुख ग्रंथ है। ठीक है, चौथा प्रमुख जो ग्रंथ है वो है मिश्र बंधु विनोद। ठीक है, मिश्र बंधु विनोद। इसके लेखक कौन है, मिश्र बंधु
ठीक है। मिश्र बंधु जो हैं इसके लेखक हैं बंधु, मिश्र बंधुओं ने इसको लिखा। ठीक है। अच्छा, मिश्र बंधुओं के विषय में मैंने पिछली कक्षा में भी बताया था। मिश्र बंधु जो थे वो 3 थे, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी, ये जो 3 भाई थे, ठीक है, ये 3 जो भाई थे इन्हीं को मिश्र बंधु कहा जाता था। और मिश्र बंधु विनोद जो है वो इसके आरंभिक भाग जो 1913 ईस्वी में प्रकाशित हुए। इसके बाद इसके अन्य जो भाग हैं, आरंभिक 3 भाग 4 भागों में मूलतः ये है। ठीक है, आरंभिक 3 भाग 1913 में, ठीक है, तो कुल 3 प्रारंभिक 3 भाग 1913 में, फिर चौथा जो 1934 में। लेकिन पहली बार प्रकाशन वर्ष देखेंगे तो 1913 में प्रकाशित हुआ था। कुल 5000 के आसपास, लगभग 5000 के आसपास इसमें कवियों का वर्णन किया गया। लेकिन अगर उसको संख्या में हमें देखना है तो कुल 4591 जो कवि थे इनके विषय में उन्होंने वर्णित किया, उन्होंने लिखा कवियों का वर्णन। ठीक है, तो जो ये अनौपचारिक इतिहास लेखन था, ठीक है, इनमें जो 3 ग्रंथ प्रमुख थे, ठीक है, शुक्ल पूर्व युग, ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। तो काल विभाजन जो था, उस काल विभाजन में तो ये साहित्य इतिहास का काल विभाजन उसको हमने 3 भागों में किया। इन 3 भागों में शुक्ल पूर्व युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, ठीक है, इन 3 भागों में। अच्छा, अब इस 3 भागों में हमने सबसे पहले क्या किया, शुक्ल पूर्व युग को लिया, उसके बाद शुक्ल पूर्व युग को हमने 2 भागों में बांटा, अनौपचारिक इतिहास लेखन, औपचारिक इतिहास लेखन। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है? शुक्ल पूर्व युग को हमने अनौपचारिक इतिहास लेखन और औपचारिक इतिहास लेखन में विभाजित किया। अनौपचारिक इतिहास लेखन में भक्तमाल, कवितामाला, कविमाला, कालिदास हजारा आदि ग्रंथ को लिया। ठीक है, उसके बाद इस औपचारिक इतिहास लेखन में हमने विभिन्न ग्रंथों को लिया। अच्छा, वो इतिहास ग्रंथ कौन थे औपचारिक इतिहास लेखन में? इस्तेवार दलाल लिटरेचर हिंदुस्तानी, ये ग्रंथ था पहला, गारसा दत्तासी ने लिखा। इसमें किस पद्धति का प्रयोग हुआ है? वर्णानुक्रम पद्धति का प्रयोग हुआ है। 7 संवर्षित कवि उर्दू और हिंदी के कवि थे। हिंदी के कितने कवि थे? कुल 72 कवि थे। फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। ठीक है, आयरलैंड की प्राच्य अनुवादक समिति ने इसको क्या किया था? इसको प्रकाशित किया था। ठीक है, उसके बाद इसका जो हिंदू साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से इसको 1952 में प्रकाशित किया लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने। ठीक है, अब उसके बाद अगला क्या था? अगला ग्रंथ था शिव सिंह सरोज। ठीक है, शिव सिंह सरोज को किसने लिखा? शिव सिंह सेंगर ने लिखा। 1883 में प्रकाशित है। 1003 कवियों ने 1003 कवियों का इसमें वर्णन है। ठीक है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का प्रस्थान बिंदु इसे माना जाता है। तो साहित्य इतिहास लेखन का प्रस्थान बिंदु इसे माना जाता है। पहले ये लिख लेते हैं, साहित्य इतिहास लेखन का प्रस्थान बिंदु इस इतिहास ग्रंथ को कहा जाता है। ठीक है, प्रस्थान बिंदु जो है इस इतिहास ग्रंथ को कहा जाता है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद क्या था? द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ठीक है, अब इसका प्रकाशन वर्ष है जो 1888-1889 है। ठीक है ना। अब देखिए इसके जो लेखक हैं वो कौन है? अब्राहम जॉर्ज ग्रियर्सन। काल विभाजन किया गया इसमें, उसको काल विभाजन पर्याप्त रूप काल विभाजन कितने भागों में किया गया? तो कुल 11 भागों में किया गया। इसके बाद चौथा ग्रंथ क्या है? वो है मिश्र बंधु विनोद। 1913 में प्रकाशित हुआ था। इसके आरंभिक 3 भाग जो है 1913 में प्रकाशित हुए थे। चौथा जो भाग है वो 1934 में प्रकाशित हुआ था। इसमें लगभग 5000 कवि यानी कि 4591 कवियों का वर्णन किया गया है। ठीक है, मिश्र बंधुओं ने लिखा। मिश्र बंधु कौन थे? 3 लोग हैं, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी, सुखदेव बिहारी। ठीक है, अब जो है अनौपचारिक इतिहास लेखन और औपचारिक इतिहास लेखन के विषय में आपने जान लिया। कौन से किस युग का? तो शुक्ल पूर्व युग का। अब एक मजे की बात बताता हूं आपको, सुनिए। अब आचार्य शुक्ल जो हैं, आचार्य शुक्ल ने अपने पूर्व के इतिहास ग्रंथों से भी खूब मदद ली है। ठीक है, उन्होंने अपने इतिहास ग्रंथ साहित्य के हिंदी साहित्य के इतिहास में इस बात का वर्णन किया है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा? शिव सिंह सरोज को कहा है कविवृत्त संग्रह। तो इसको हम एक बार
एक नया पेज लेकर के। अब देखिए इस ये जो इतिहास ग्रंथ है, इन तीनों इतिहास ग्रंथों का, शिव सिंह सरोज का, या फिर द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का, या फिर मिश्र बंधु विनोद का, किस रूप में इन्होंने इसका प्रयोग किया है अपने साहित्य इतिहास लेखन में। तो शिव सिंह सरोज जो है, पहले हम तीनों ग्रंथों को लिख लेते हैं, 1, 2 और 3। ठीक है, पहले लिख लेते हैं शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सरोज, शिव सिंह सरोज। ठीक है, उसके बाद क्या था, द मॉडर्न वर्नाकुलर, द मॉडर्न वर्नाकुलर ऑफ मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ठीक है, इसको मैंने शॉर्ट में थोड़ा लिख दिया है, ये आप समझ जाएंगे क्योंकि पूर्व में मैंने इस पे चर्चा की है। ठीक है, इसके बाद क्या था, मिश्र बंधु विनोद, मिश्र बंधु विनोद। ठीक है, मिश्र बंधु विनोद। अच्छा, अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, तो आचार्य शुक्ल के इतिहास की बात कर रहा हूं, तो यानी कि यहां लिख देता हूं कि हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है ना, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, आचार्य शुक्ल ने विभिन्न साहित्य इतिहास ग्रंथों से जो सहायता ली उसी के विषय में। तो आचार्य शुक्ल ने इस शिव सिंह सरोज को कहा कविवृत्त संग्रह। ठीक है, क्या कहा, कविवृत्त संग्रह। ठीक है, यानी कि यहां से भी इन्होंने चीजों को लिया है। ठीक है, अच्छा, इसको क्या कहा, इसको कहा बड़ा कविवृत्त संग्रह। ठीक है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न को, हिंदुस्तान को क्या कहा, बड़ा कविवृत्त संग्रह, कविवृत्त संग्रह। ठीक है, उसके बाद मिश्र बंधु विनोद को इन्होंने कहा क्या, प्रकांड कविवृत्त संग्रह, प्रकांड कविवृत्त संग्रह, कविवृत्त संग्रह, प्रकांड कविवृत्त संग्रह। क्यों कहा, अब देखिए, बड़ा कविवृत्त संग्रह यानी कि 1005 कवियों का, 1003 कवियों का वर्णन किया गया है, इसलिए इसको क्या कहा गया, बड़ा कविवृत्त संग्रह कहा गया। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप लोगों को, आ रहा है। अच्छा, बड़ा कविवृत्त संग्रह इसको इसलिए देखिए, अब चूंकि कविवृत्त संग्रह एक को कह चुके थे, 1003 कवियों का वर्णन है। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद मॉडर्न वर्नाकुलर नॉर्दर्न हिंदुस्तान में लगभग 950 यानी 952 कवियों का वर्णन है। इसके बाद प्रकांड कविवृत्त संग्रह कहने का मतलब क्या है कि बहुत सारे कवियों का एक जगह पे उनको डेटा मिल गया। ठीक है, इसलिए इसको प्रकांड कविवृत्त संग्रह कहा। क्यों कहा, क्योंकि इसमें करीब 4591 कवियों का वर्णन किया गया है। ठीक है ना, तो इन्हीं इतिहास ग्रंथों की सहायता से आचार्य शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ को लिखा। ठीक है, इतिहास ग्रंथ को लिखा, तो उस आधार पर उनका, चूंकि उन्होंने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में ये कहा भी है कि रीतिकाल का वर्णन मैंने प्रायः मिश्र बंधु विनोद से लिया है, तो ये सारी बातें जो है हम अपने आगामी कक्षाओं में करेंगे। अभी के लिए जो आज की कक्षा है, उस कक्षा में मैं मूलतः किन किन विषयों पर मैंने चर्चा की थी, एक बार फिर से मैं उसको रिवाइज करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने इतिहास लेखन की विभिन्न पद्धतियों पर चर्चा की थी। ठीक है, तो ये थी विभिन्न पद्धति, क्या थी, पहले वर्णानुक्रम पद्धति यानी वर्णों का क्रम, कालानुक्रम पद्धति यानी कालों का क्रम, उसके बाद वैज्ञानिक पद्धति जो है, यानी कि इसमें ग्रंथकार निरपेक्ष और तटस्थ रहता है। चूंकि ये पद्धति इसलिए भी फेल हो गई क्योंकि इसमें विश्लेषण नहीं किया गया है। दूसरी बात, उसके बाद हम वर्णानुक्रम पद्धति का हमने उदाहरण देखा, उसमें क्या था कि कबीर, अमरकांत और चंद्रबरदाई को लिया, अमरकांत, कबीर और मतीराम के, उसके बाद मैंने उसको वर्णों के क्रम में सजा दिया। कालानुक्रम पद्धति मतलब कालों का क्रम। ठीक है, अब उसके बाद जो वर्णानुक्रम और तीन प्रमुख पद्धतियां थी ये हो गई, यानी कि वर्णानुक्रम, कालानुक्रम, वैज्ञानिक पद्धति, और जो चौथी पद्धति थी वो थी विधेयवाद। विधेयवाद के 3 प्रमुख जो तत्व थे वो कौन से थे, जाति, क्षण और वातावरण। जाति मतलब जातीय परंपरा, क्षण मतलब सामयिक परिवेश क्या था, और वातावरण का मतलब राष्ट्रीय सांस्कृतिक परिवेश उस समय का क्या था। ठीक है, उसके बाद हमने साहित्य इतिहास दर्शन की बात की, जिसमें साहित्य इतिहास दर्शन के लेखक है नलिन विलोचन शर्मा, और उनका जो ग्रंथ 1960 में। फिर साहित्य इतिहास का हमने काल विभाजन किया। अब साहित्य इतिहास का जो हमने काल विभाजन किया कुछ इस रूप में किया कि शुक्ल पूर्व युग
शुक्ल पूर्व युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही है कि नहीं आ रही है? ये बात है पूरी की पूरी। उसके बाद हमने शुक्ल पूर्व युग को उठाया, ठीक है, शुक्ल पूर्व युग को उठाया और उसके बाद हमने उसको दो भाग में किया, अनौपचारिक इतिहास लेखन, यानी कि जिसमें जिस पद्धति में जिस इतिहास लेखन में किसी पद्धति, यानी वो जो 4 की पूर्व पद्धतियां हैं, कौन कौन सी 4 पद्धति? वर्णानुक्रम, कालानुक्रम और वैज्ञानिक, इसके अलावा विधेयवाद, इन चारों पद्धतियों का प्रयोग जिसमें नहीं किया गया है, ठीक है, और या उससे पूर्व की जो पद्धतियां हैं वो सारे के सारे ग्रंथ किस रूप में आ गए? वो हो गए अनौपचारिक इतिहास लेखन में, यानी कि भक्तमाल, जिसमें कोई प्रयास नहीं किया गया। ठीक है, इसमें भक्तमाल में क्या है कि करीब 200 कवियों का 316 छप्पा छंदों में वर्णन किया गया है। कविमाला है, कालिदास हजारा है, आदि ग्रंथ है। ठीक है, उसके बाद औपचारिक इतिहास लेखन की हमने चर्चा की। औपचारिक इतिहास लेखन को हमने औपचारिक इतिहास लेखन में हमने उसको रखा जिसमें इन चारों पद्धतियों में से किन्हीं एक पद्धति का प्रयोग हुआ, तो उसके बाद इतिहास इस्तेवार दलाल, लिटरेचुरेंदु हिंदुस्तानी। इसके बाद हमने शिव सिंह सेंगर और शिव सिंह सरोज पे चर्चा की। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान पे चर्चा की। इसके बाद में शोभन बुनेद, यानी कि शुक्ल पूर्व युग के जितने भी इतिहास लेखन थे उसको हमने पूर्ण रूप में समाप्त कर लिया है। ठीक है, अब आगे की कक्षा में हम शुक्ल युग पे आएंगे और शुक्ल के इतिहास ग्रंथ, आचार्य शुक्ल का जो इतिहास ग्रंथ है वो उस इतिहास ग्रंथ पर हम चर्चा करेंगे। और वो शुक्ल जी का जो इतिहास ग्रंथ है वो हिंदी साहित्य का इतिहास है। ठीक है, इसी पर आधारित हमारी अगली कक्षा होगी। आगे बढ़ने से पहले, मतलब ये कक्षा खत्म करने से पहले, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मुझसे पढ़ना चाहते हैं, तो आप जो मेरा कोर्स है MA हिंदी नाम से, वो उसमें आप इनरोल हो सकते हैं। CUET PG के लिए CUET कॉन्सेप्ट का जो एप्लीकेशन है उसको आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अभी हमारे कोर्स की प्राइस, कोर्स का जो प्राइस है वो है 2699। कितना है बच्चों? 2699। तो 2699 में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के जो आपके डाउट सेशन हैं, क्लास नोट्स हैं, ये सारी चीजें आपको दी जाएंगी। ठीक है, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। अधिक जानकारी के लिए आप 2651222407 पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।